बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैट का आज का हमारा यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक ग्राफ बनता है जो डाटा हमारे पास आता है डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट से या डिफरेंट टाइप्स का हम डाटा कलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च के लिए। वो रिसर्च के लिए डाटा जो होता है वो इंटरव्यूज़ किए जा सकते हैं, सर्वे किया जा सकता है या फील्ड में जाके खुद एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। तो वहाँ से हमारे पास कुछ डाटा कलेक्ट होता है। उस डाटा को जब हम ग्राफिकली शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास एक कर्व बनती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कर्व्स जो हैं ये डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, लेकिन आज का चूँकि हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस वजह से हम सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है, ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम कुछ इसकी एक दो एग्जांपल्स भी करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या वैल्यू और क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है, it is the most important continuous probability distribution. This distribution is concerned to all continuous changing variables. हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं लिखा हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिकली जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं अपनी फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, लेट्स सपोज कि हम ये कहते हैं कि हमने ये एक मार्कर डिज़ाइन करना है या मार्कर बनाना है किसी भी कारखाना के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो हम इसका एक मखसूस साइज़ दे देते हैं जो भी बंदा इसको बना रहा होता है। जब वो इसको बार बार बना रहा होता है तो हमारे पास सारे मार्कर्स एक ही साइज़ के नहीं आते, उनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि वो कंटिन्यूसली चेंजिंग आ रही होती है। अगर एक मार्कर 100 मिलीमीटर का बना हुआ है तो अगला हो सकता है 99 मिलीमीटर का हो, और उससे अगला हो सकता है कि 101 मिलीमीटर का हो। तो कंटिन्यूस उसमें चेंजिंग आ रही होती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ बनता है, बेसिकली ये जो कंटिन्यूस चेंजिंग आ रही होती है, कंटिन्यूस चेंजिंग जो डाटा में आ रही होती है, वो डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ जो होता है वो हमारे पास इस शेप में बन जाता है और इस शेप को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये कि कंटिन्यूसली उसमें चेंजिंग आ रही होती है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न टू ऑल कंटिन्यूस चेंजिंग वेरिएबल्स। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनमें कंटिन्यूसली चेंजिंग आ रही होती है। एक पॉइंट से अगला पॉइंट डिफरेंट होता है, उससे फिर अगला पॉइंट और डिफरेंट होता है, तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के साइजेस आ रहे होते हैं, कंटिन्यूस चेंजिंग आ रही होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये बात डिसाइड करते हैं, इसको रूल ऑफ थंब भी कहा जाता है कि 100% बात ऐसी ही होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो हमारा मैक्सिमम डाटा होता है, मैक्सिमम डाटा वो बिल्कुल मिडल में होगा, मिडल स्केल के अंदर होगा। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली मैक्सिमम केसेस फॉल इन द मिडल ऑफ स्केल। जो हमने स्केल सेट की हुई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा डाटा फॉल करे, तो बताया हुआ है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा जो मैक्सिमम डाटा फॉल करता है वो मिडिल के अंदर फॉल करता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमारा जो 68 पॉइंट डाटा है वो बिल्कुल सेंटर में फॉल कर रहा है, और सेंटर से जब हम थोड़ा और दूर होंगे तो तकरीबन 26% डाटा जो है वो सेंटर से थोड़ा दूर हो जाता है। 13.09% इधर और 13.09% डाटा इधर होता है। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि हमारा जो भी डाटा कलेक्ट होगा उसका मैक्सिमम डाटा जो है वो फॉल करता है इन द मिडल। मैक्सिमम केसेस फॉल इन द मिडल ऑफ स्केल। तो मैक्सिमम डाटा हमारा मिडल में फॉल करेगा। अगर आप देखें डायग्राम को तो इसमें लिखा हुआ है कि 68% डाटा जो है वो हमारा मिडल में फॉल कर रहा है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला मैंने लिखा है कि z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इसमें z बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन है कि हम स्टैंडर्ड से कितना वेरिएट कर रहे हैं। z का मतलब है कि ये हमारा अगर स्टैंडर्ड है, हमने सेट पॉइंट किया हुआ, तो इससे हम कितना वेरिएट कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन है। x जो है ये कोई बेसिक स्केल होती है या किसी स्केल को हम बेस बना लेते हैं कि उस बेस से कितना वेरिएशन हो रही है। म्यू जो है ये हमारी मीन वैल्यू होती है। मीन वैल्यू का मतलब ये है कि हम कोई एक सेट पॉइंट कर लेते हैं, जैसे ये म्यू लिखा हुआ है तो ये हमारा सेट पॉइंट है। इसी को हमने समझना है कि इसके पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे हमारा कितना डाटा फॉल कर रहा है।
तो म्यू हमारी मीन वैल्यू होती है। मीन वैल्यू का मतलब होता है कि वो हमारी सेंटर वैल्यू होती है जिसको हम अपना स्टैंडर्ड बना लेते हैं। तो उसके बाद ये सिग्मा है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि हमारा डाटा जो है वो मीन वैल्यू से कितना वेरिएट कर रहा है, मीन वैल्यू से कितना दूर है। हमारा जितना डाटा मीन वैल्यू के पास होगा उतना ही हमारा प्रोसेस या उतना ही हमारा डाटा जो होता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है और ज़्यादा प्रिसाइज डाटा होता है जितना वो मीन वैल्यू के पास होगा। वेरिएशन का मतलब ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन का मतलब ये है कि वो डेविएट कर रहा है मीन वैल्यू से। तो ये इसका फार्मूला है। अभी हम इसकी कोई एक दो एग्जांपल्स भी करेंगे। ये कुछ केसेस बताया, मतलब इसी फार्मूला को लेते हुए ये जो z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा है, इसको लेते हुए ये कुछ इसके जो केसेस है वो फिक्स किए हुए हैं कि अगर हमारे पास लिखा है कि x की वैल्यू अगर म्यू हो, ये जो x है ये अगर हमारे पास म्यू ही आ जाए, मतलब ये कि x भी यहाँ पर हो और म्यू भी यहाँ पर हो। x जो हमने पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी इस जगह पर है और हमारी मीन वैल्यू भी उसके ऊपर है। x इज इक्वल टू म्यू, दोनों अगर इस जगह पर फॉल कर रहे हो तो फिर जो डेविएशन आती है स्टैंडर्ड डेविएशन के सेंटर से हम कितना डेविएट कर रहे हैं वो ज़ीरो होगा। डेफिनेटली अगर हमने जो पॉइंट सेट किया हुआ है वो भी यहाँ पर आ रहा है और मीन वैल्यू भी यहाँ पर आ रही है, तो इसका मतलब है कि हम सेंटर से डेविएट कर ही नहीं रहे, हमारा सेट पॉइंट भी इधर है और मीन वैल्यू भी इधर है, तो डेविएशन जो है वो ज़ीरो होगी। आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसका बिल्कुल आसान सा हल ये है कि आपने सबसे पहले फार्मूला लिखना है। मैंने फार्मूला लिखा z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आप देखेंगे x लिखा हुआ है म्यू की इक्वल है, x इज इक्वल टू म्यू मीन वैल्यू के, तो हमने x की जगह पर हमारी मीन वैल्यू जो है वो लिख दी माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से कैंसिल हो जाती है, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 ओवर सिग्मा। तो 0 ओवर सिग्मा 0 होता है, तो हमारे पास z की वैल्यू आ रही है 0। अगर हमारे पास मीन वैल्यू और जो हमारे पास मीन वैल्यू और जो सेट पॉइंट हमने किया हुआ है वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि हम स्टैंडर्ड से अपना जो सेट पॉइंट है उससे डेविएट नहीं कर रहे, तो उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 0। इससे अगला स्टेप ये है कि अगर x आपने जो मीन वैल्यू वो लिया हुआ है म्यू प्लस सिग्मा, तो फिर कितना z की वैल्यू आएगी 1। इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला में पुट करके। हमने फार्मूला लिखा z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। आप अगर देखें तो हमने x की जगह पर लिखना है म्यू प्लस सिग्मा, तो x की जगह पर ये जो x है इसकी जगह पर मैंने अगर उसकी वैल्यू लिख दी म्यू प्लस सिग्मा माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो आप देख सकते हैं कि प्लस म्यू वैल्यू माइनस म्यू वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो z इज इक्वल टू सिग्मा ओवर सिग्मा आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो सेकंड केस में अगर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो म्यू प्लस सिग्मा हो तो हमारे पास z इज इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा। हमारे पास जो डेविएशन आएगी, हमारे पास जो वेरिएशन आएगी वो आ जाएगी, नॉर्मल वेरिएशन जो है वो 1 आ जाएगी। ऐसे ही इनको पुट करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है। आप ये देखेंगे ये जो हमारे पास म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा आता है, 3 सिग्मा का मतलब ये है कि हम स्टैंडर्ड से 3 पॉइंट जो है वो दूर चले गए हुए हैं, हम स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हुए हैं। जो हमारा सेट पॉइंट है मीन वैल्यू जो है उससे हम 3 पॉइंट दूर चले गए हैं। अगर हम म्यू प्लस सिग्मा करें तो हम 1 पॉइंट दूर होते हैं, अगर हम म्यू प्लस 2 सिग्मा करें तो हम मीन वैल्यू से 2 पॉइंट दूर होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारी मीन वैल्यू है और ये जो है वो म्यू प्लस 1 सिग्मा, मतलब ये कि सिग्मा मीन वैल्यू से हम 1 पॉइंट दूर हैं। और अगर हम करें म्यू प्लस 2 सिग्मा तो उसका मतलब ये है कि हम अपनी मीन वैल्यू से 2 पॉइंट्स कितना वेरिएट कर रहे हैं, हम अपने स्टैंडर्ड से वेरिएट कर रहे हैं 2 पॉइंट। और अगर हम लें म्यू प्लस 3 सिग्मा तो इसका मतलब ये है कि हम अपने स्टैंडर्ड से 3 पॉइंट वेरिएट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जितना हमारी वैल्यू या जितना हमारा डाटा जो है वो मीन वैल्यू के पास होगा उतना ही हमारा प्रोसेस या उतना ही हमारा डाटा जो होता है वो प्रिसाइज होता है और उसको ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है और उस पर ज़्यादा एतबार किया जा सकता है। तो जैसे ही हम सेट पॉइंट या मीन पॉइंट से या स्टैंडर्ड से दूर जाते जाएंगे
उतना ही हमारा डाटा जो होगा वो प्रिसाइज नहीं होगा और उस पर इतबार भी नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ पॉजिटिव साइड्स भी मैंने आपको बताया कि उसकी पॉजिटिव साइड्स होती हैं, ऐसे ही उसकी नेगेटिव साइड्स भी होती हैं। इस साइड पे हम माइनस वाली साइड पे आ जाते हैं, मतलब ये कि हम सेट पॉइंट से नीचे चले गए हुए हैं और सेट पॉइंट से ऊपर चले गए हुए हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मार्कर बनाने की, अगर हम मार्कर बनाने वाले कारखाने की बात करते हैं, उसको मार्कर बनाने का कुछ साइज़ दिया हुआ है कि उसने 100 मिलीमीटर का मार्कर बनाना है, तो हर मार्कर 100 मिलीमीटर का नहीं बनेगा, 101, 99, 98, 102, 97 इस रेंज में बनेंगे। तो वो चेंजिंग आती रहती है डाटा में। सेट पॉइंट हमने 100 दिया हुआ है, तो सेट पॉइंट से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव में वेरिएशन आ जाएगी, और अगर हम नेगेटिव साइड पे जाते हैं, मतलब 100 मिलीमीटर से हम जाते हैं 99 मिलीमीटर, 98 मिलीमीटर, 97 मिलीमीटर, तो हमारी डेविएशन जो है वो नेगेटिव साइड पे आ जाएगी और उसको हम माइनस सिग्मा लिखेंगे, माइनस डेविएशन लिखेंगे माइनस में, जैसे ये माइनस सिग्मा है, -2 सिग्मा है, -3 सिग्मा है। ज्योमेट्रिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेम जिस तरह की डायग्राम है उसी तरह के सेंटर में हमारा सेट पॉइंट होता है जिसको मीन वैल्यू कहते हैं। मीन वैल्यू हमारी बिल्कुल सेंटर में होगी। मीन वैल्यू से जितना हम वेरिएट करते जाएंगे, सिग्मा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना हम स्टैंडर्ड से वेरिएट करते जाएंगे। तो ये म्यू प्लस 1 सिग्मा है, तो इसका मतलब ये है कि हम मीन वैल्यू से 1 पॉइंट दूरी पर चले गए। हमने अगर 100 मिलीमीटर का मार्कर बनाना था तो वो हम 101 मिलीमीटर का बना रहे हैं। और अगर हम म्यू प्लस 2 सिग्मा पे चले जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने जो मार्कर डिज़ाइन करना था 100 मिलीमीटर का, वो 102 मिलीमीटर का हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हम मीन वैल्यू से दूर होते जाएंगे तो उतना हमारा जो डाटा या उतना हमारा जो प्रोसेस होगा वो वेरिएट करता जाएगा और उतना ज़्यादा वो रिलायबल नहीं होगा। ऐसी नेगेटिव साइड पे है म्यू माइनस सिग्मा, इसका मतलब है कि हमने मार्कर 99 मिलीमीटर का तैयार किया है। अगर हम -2 सिग्मा पे चले जाएंगे तो वो 98 मिलीमीटर का मार्कर तैयार होगा, और अगर हम चले जाते हैं 3 सिग्मा पे, -3 सिग्मा पे, तो 100 से हम -3 पॉइंट नीचे चले गए हुए हैं, तो यहाँ पर मार्कर जो है वो 97 मिलीमीटर का तैयार होगा। ये म्यू -3 सिग्मा है, ठीक है। ये वही फार्मूला लिखा हुआ है। ये डायग्राम है जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये दो तरह की और भी डायग्राम होती है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डायग्राम होती है कि ये बिल्कुल एक बेल शेप बनती है, और ऐसी बेल शेप होती है कि जिसको अगर हम हाफ से कट कर दें तो जितना डाटा हमारे पास इधर होगा उतना डाटा हमारे पास राइट साइड पे होगा। तो इस वजह से हम इसको नॉर्मल कहते हैं कि हमारे पास 50% डाटा जो है वो मीन वैल्यू से लेफ्ट साइड पे, और 50% डाटा जो होता है वो हमारे पास मीन वैल्यू से राइट साइड पे होता है। बाकी जो शेप्स, दो तरह की और शेप्स है जिसको हम राइट स्क्यूड बेल शेप भी कहते हैं, और इससे पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली हुई है और उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया है, उसका फार्मूला हमने डिस्कस किया था। तो अब हम पहुंच गए हुए हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले लिखा हुआ है कि इट इज़ बेल शेप्ड कर्व। ये बेल शेप्ड कर्व होती है, ये बेल सी बनी होती है। आपको बताया मैंने चूँकि कि इसके अलावा भी दो तरह की शेप्स होती हैं, लेकिन वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। हमने चूँकि द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि ये एक बेल शेप्ड कर्व होती है, इसकी बेल बनी होती है, ये वाली बेल शेप्ड कर्व होती है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कि द कर्व इज़ सिमेट्रिक। कर्व जो होती है ये सिमेट्रिक होती है। मैंने आपको पहले बताया इसी लेक्चर के स्टार्ट पे कि इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम इस वजह से कहते हैं कि इसकी मीन वैल्यू से 50% डाटा इसके राइट साइड पे होता है और 50% डाटा जो होता है इसकी लेफ्ट साइड पे होता है। तो ये सिमेट्रिक कर्व या सिमेट्रिक शेप इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये जितना डाटा हमारा इस साइड पे होता है उतना डाटा उस साइड पे होता है। मीन वैल्यू से अगर हम सिग्मा 1 इस साइड पे आए तो जितनी वैल्यू मीन वैल्यू से -सिग्मा 1 तक होती है उतनी वैल्यू ही पॉजिटिव साइड पे होती है सिग्मा 1 की तरफ। अब यहां से मीन वैल्यू से जितनी वैल्यू सिग्मा 2 तक होगी उतनी वैल्यू ही मीन वैल्यू से -सिग्मा 2 तक होगी। तो हम इस वजह से इसको सिमेट्री कहते हैं कि जितना एरिया कर्व की लेफ्ट साइड पे होता है उतना एरिया ही राइट साइड पे होता है। और हम जो मर्जी पॉइंट जहां से मर्जी ले लें, ज़रूरी नहीं है कि हम 1 सिग्मा लें या 2 सिग्मा लें, हम 0.5 सिग्मा भी अगर ले लें वो वैल्यूज़ भी होती हैं। मीन वैल्यू से अगर हम 0.5 सिग्मा यहाँ तक आए और
बिल्कुल उसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड पे माइनस साइड पे जाएं तो जितना एरिया या जो वैल्यूज़ पॉजिटिव साइड पे होंगी उतनी वैल्यूज़ या उतना ही एरिया नेगेटिव साइड पे भी होता है। तो इस वजह से हम इस कर्व को कहते हैं कि ये सिमेट्रिक शेप होती है, दिस कर्व इज सिमेट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑल सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स आर इक्वल। सेंट्रल टेंडेंसी आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 में, उसमें मीन, मीडियन, मोड ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में उसकी सारी सेंट्रल वैल्यूज़ आती हैं, जैसे ये मीन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चूंकि ये नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल कर्व में हम ये बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में कि नॉर्मल कर्व की मीन वैल्यू भी यहाँ पर होगी, मोड भी यहाँ पर होगा और मीडियन भी यहाँ पर होगा। तो नॉर्मल कर्व के अंदर मीन, मीडियन, मोड जो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स होती हैं वो सारी की सारी एक ही पॉइंट्स पे होती हैं, मतलब ये कि वो सारी इक्वल होती हैं और वो सारी की सारी सेंटर पे होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू यूनिटी। टोटल एरिया -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा तक जो हमारा टोटल एरिया होगा इस शेप के अंदर, जितना एरिया ये शेप जितना एरिया कर्व कवर करेगी वो सारे का सारा 1 के इक्वल होता है। वो एग्जांपल से हमें पता चलेगा, उसको हम करेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ऑलरेडी मैंने इस कर्व के ऊपर उसका एरिया लिखा हुआ है कि एरिया इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये रूल ऑफ थंब है, मतलब ये कि डिसाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। इसको कैलकुलेट करके मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करके जब ये शेप बनी है तो फिर उसके बाद ये बात डिसाइड हुई है, इसको हमने रूल ऑफ थंब भी कह दिया कि 68% जो हमारा डाटा होता है वो सिग्मा -1 टू सिग्मा +1 तक होता है। ऐसी 94.45 तक डाटा जो है वो हमारा सिग्मा 2 तक होता है। सिग्मा 2 मीन्स -2 सिग्मा +2 सिग्मा तक। ऐसे 99.73 तक जो हमारा डाटा होगा, 99.73% डाटा जो है वो हमारा 3 सिग्मा तक होता है। तो हमने ये एरिया जो है, एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज, इस तरह हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये बात फिक्स हुई है। तो नॉर्मल कर्व के अंदर हम एरिया इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है कि क्यों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि रिसर्च के लिए हम जो डाटा वगैरह इकट्ठा करते हैं या जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं उनसे जो डाटा आता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शेप बनती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इस लिहाज से भी अहम है कि ये बहुत ज़्यादा रिसर्चेज में यूज़ की जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस में लिखा है इट इज़ यूज्ड टू फाइंड कॉन्फिडेंस लिमिट्स ऑफ डाटा। कॉन्फिडेंस लिमिट्स ऑफ डाटा मैंने आपको बताया कि जब हम एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्कर बनाने की एक एग्जांपल है कि अगर हमने मार्कर बनाने वाले को 100 मिलीमीटर साइज़ का मार्कर बनाने का कह दिया है तो हमने उसको कुछ लिमिट्स दे दी हैं कि वो 100 मिलीमीटर से -3 पॉइंट तक, मतलब 97 मिलीमीटर तक जा सकता है और इधर से 103 मिलीमीटर तक जा सकता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताती है कि हमारी जो कॉन्फिडेंस लिमिट्स है, डाटा की जो लिमिट हमने 97 और 103 सेट की हुई है उसके अंदर हम कितने कॉन्फिडेंट है, हमारा डाटा कितना उसके अंदर लाई करता है। तो ये हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही बताती है। सेकंड पॉइंट है इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ टेस्ट सिग्निफिकेंस। मैंने आपको बताया कि जितना डाटा हमारा मीन वैल्यू के पास होगा उसका मतलब ये होता है कि हमारा डाटा उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ही पता चलता है कि हमारा जो टेस्ट है वो सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया या जो डाटा कलेक्ट किया हमने वो उसकी सिग्निफिकेंसी किस लेवल की है। अगर तो वो मीन वैल्यू के पास है तो हम कहते हैं वो बहुत सिग्निफिकेंस डाटा है। अगर मीन वैल्यू से ज़्यादा दूर है, मतलब ये कि ये कर्व ज़्यादा दूर तक फैली हुई है, ये -3 सिग्मा की बजाय वो -6 सिग्मा तक चली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हमें हमारा जो टेस्ट या डाटा होता है उसकी सिग्निफिकेंसी को मेजर करने के लिए भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज सैंपल फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा लार्ज सैंपल या लार्ज डाटा, इसका मतलब ये होता है कि डाटा की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, लाखों की तादाद में हमारे पास डाटा है या काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास डाटा है। तो बताया हुआ है कि लार्ज सैंपल फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा जितना सैंपल लार्ज होगा, जितना डाटा हमारे पास ज़्यादा होगा, उतनी ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी।
और अगर हमारे पास डेटा की क्वांटिटी कम है तो फिर ये जो शेप होगी ये नॉर्मल नहीं बनेगी, जो मैंने और आपको राइट स्क्यूड बेल शेप या लेफ्ट स्क्यूड बेल शेप बताया, फिर उस शेप में डाटा चला जाएगा। तो डाटा जितना हमारे पास ज़्यादा होगा उतना ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ वो जाएगा। तो लिखा कि लार्ज सैंपल फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना लार्ज सैंपल होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ही जाएगा। लार्ज डाटा स्टडीड विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज डाटा जो होगा वो भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही ज़हन में रखते हुए हम उसको डिस्कस करते हैं। हमने उससे उस डाटा से या उस रिसर्च के लिए जो हमने डाटा इकट्ठा किया हुआ है, फिर सारी की सारी रिसर्च जो होती है वो हमारी उसी लार्ज डाटा पे बेस कर रही होती है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर्व है, बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया जाता है फॉर दी रिसर्च पर्पस। उसके बाद एग्जाम्पल है, लिखा हुआ द मीन हाइट ऑफ 500 स्टूडेंट्स इज 165 सेंटीमीटर। हमारे पास स्टूडेंट्स 500 हैं और उनकी जो मीन वैल्यू है, द मीन हाइट, उनकी हाइट से रेलिवेंट एग्जांपल है, द मीन हाइट ऑफ 500 स्टूडेंट्स इज 165 सेंटीमीटर। 500 स्टूडेंट्स की मीन हाइट हमने मेजर की, मीन हाइट मतलब हमारे पास ये वाली वैल्यू 165 सेंटीमीटर है, विद स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 सेंटीमीटर। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 सेंटीमीटर है। स्टैंडर्ड से जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है, स्टैंडर्ड सेट किया है, उससे डेविएशन जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल हैव हाइट बिटवीन 153 सेंटीमीटर एंड 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं कि 153 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर हाइट के अंदर कितने स्टूडेंट्स कितनी तादाद में है 500 स्टूडेंट्स में से। तो सबसे पहले मैंने डाटा, गिवन डाटा जो है वो लिखा। हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n मैंने लिख दिया 500 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास मीन वैल्यू जो है, मीन हाइट, वो 165 सेंटीमीटर है, तो मैंने मीन हाइट लिख दी 165 सेंटीमीटर। और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 5 सेंटीमीटर है, स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब क्वेश्चन ये कि फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल हैव हाइट बिटवीन 153 सेंटीमीटर एंड 180 सेंटीमीटर। 153 सेंटीमीटर हमारा एक सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट मैंने आपको बताया था वो x होता है, तो मैंने एक सेट पॉइंट लिख दिया 153 सेंटीमीटर, और सेकंड सेट पॉइंट हमारा 180 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन के अंदर दो सेट पॉइंट्स बताए हुए हैं, 153 सेंटीमीटर एंड 180 सेंटीमीटर, तो मैंने दो सेट पॉइंट्स अलग अलग लिख दिए। पहले हम इस सेट पॉइंट को लेके जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, उसमें वैल्यूज पुट की। हमारा सेट पॉइंट था 153 सेंटीमीटर, म्यू की वैल्यू 165 सेंटीमीटर है, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों को माइनस किया तो -12 आ गया, 5 पे डिवाइड किया तो -2.4 आ गया हमारे पास z की वैल्यू। z हमारी वेरिएशन है, हम मीन वैल्यू से कितना वेरिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक z वैल्यू आ गई -2.44। दूसरा जो हमारा सेट पॉइंट था उसको लेते हुए हमने डिस्कस किया, 180 सेंटीमीटर हमारा सेट पॉइंट, x की वैल्यू वो लिख दी, जो हमारे पास मीन वैल्यू थी वो 165 ही है दोनों सेट पॉइंट्स के लिए, 165 लिखती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 5 है, वो वैल्यू पुट की, इन दोनों को माइनस किया 15 आ गया, 15 को 5 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो हमारे पास दो वेरिएशंस आई हैं -2.4 से लेके 3 तक। तो जो स्टूडेंट्स इस हाइट के होंगे वो इस एरिया के अंदर अंदर लाई करेंगे। तो मैंने लिख दिया कि जिन स्टूडेंट्स को जो हमने सेट पॉइंट किया हुआ 153 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर, उस सेट पॉइंट के अंदर, उस हाइट के अंदर अंदर जो स्टूडेंट्स आएंगे वो इस एरिया को कवर करेंगे। एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू -2.4 एंड 3.0। अब इसका मतलब यह है कि वो सारे स्टूडेंट जो है वो -2.4 माइनस साइड पे, ये हमारा -2 है, -2.4 हमारा यहां पे लाई करेगा, -2.4 से लेके 3.0। 3.0 का मतलब ये कि हमने पॉजिटिव साइड पे 3 जाना है, ये नेगेटिव साइड पे था तो हम मीन वैल्यू से नेगेटिव साइड पे आए हैं 2.4। 2 और 3 के दरमियान तकरीबन 2.4 आ जाएगा। पॉजिटिव साइड पे हम 3 तक जाएंगे, 3 तक, 3 सिग्मा तक जाएंगे, ये z की वैल्यू 3 है। तो इस एरिया के अंदर अंदर स्टूडेंट्स फॉल करेंगे जिनकी हाइट 153 से लेके 180 सेंटीमीटर तक है। तो ये एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा वो स्टूडेंट्स जो लाई करते हैं 153 सेंटीमीटर टू 180 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है।
ये आज का हमारा टॉपिक चैप्टर ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस की, फिर उसको ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो डिस्कस किया, और उसके बाद हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने उसकी कुछ इंपॉर्टेंस लिखी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल सोल्व की है। इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इसका एरिया होता है, जो हमने ऑलरेडी डिसाइडेड किया हुआ है कि सिग्मा 1 तक कितना एरिया आएगा, सिग्मा 2 तक कितना एरिया आएगा और सिग्मा 3 तक कितना एरिया आएगा। थैंक यू वेरी मच।